नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बालकृष्ण बबलानी आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में माल की आपूर्ति को समझा था, क्योंकि बिना आपूर्ति के जीएसटी नहीं लगाई जा सकती। अब कुछ गतिविधियां हैं जो हमें बताती है कि ये माल की आपूर्ति है या सेवा की आपूर्ति। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हस्तांतरण, माल के स्वामित्व का हस्तांतरण। यह हस्तांतरण बिक्री के रूप में, भेंट के रूप में आदि तरीकों से भौतिक रूप में होता है, तो इसे माल की आपूर्ति कहते हैं। माल पर अधिकार या माल के अविभाजित हिस्से का हस्तांतरण, परंतु स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं, इसे सेवा की आपूर्ति कहते हैं। इसके बाद है माल के स्वामित्व का ठहराव के तहत हस्तांतरण, जिसमें शर्त यह है कि माल के स्वामित्व का हस्तांतरण पूर्ण प्रतिबल के भुगतान पर भविष्य में किसी तिथि को होगा। एक बार तो आपने उसका स्वामित्व का हस्तांतरण कर दिया, तो इसलिए इसे माल की आपूर्ति कहेंगे। नेक्स्ट है भूमि व भवन। कोई पट्टा, काश्तकारी, किराएदारी, उपयोग का अधिकार या ज़मीन पर रहने का लाइसेंस देना, ये सेवा की आपूर्ति कहलाता है। वाणिज्यिक, औद्योगिक, आवासीय कॉम्प्लेक्स सहित किसी भवन को व्यवसाय या वाणिज्य के लिए पूर्णतः या अंशतः पट्टे पर या किराए पर देना भी सेवा की आपूर्ति कहलाता है। एक व्यक्ति के माल पर कोई व्यवहार या प्रक्रिया करना भी सेवा की आपूर्ति कहलाता है। इसके बाद है व्यवसाय की संपत्तियों का हस्तांतरण। व्यवसाय चलाने वाले व्यक्ति द्वारा या उसके निर्देशन में ऐसे माल का हस्तांतरण या करना, निपटारा या बेचना जो व्यावसायिक संपत्तियों का हिस्सा है, चाहे प्रतिबल के हो या बिना प्रतिबल के हो। ऐसा माल भविष्य में व्यावसायिक संपत्तियों का हिस्सा नहीं रहेगा। इसमें यह जरूरी है कि इन पर इनपुट कर जमा का लाभ ले लिया गया हो, तभी यह आपूर्ति कर योग्य होगी। जैसे आपने कोई कंप्यूटर जो बिजनेस के लिए संपत्ति था, उसको किसी धर्मार्थ संस्था को डोनेट कर दिया, तो वो माल की आपूर्ति माना जाएगा, बशर्ते उस पर आपने इनपुट कर जमा का लाभ ले लिया हो। इसके बाद है व्यवसाय चलाने वाले व्यक्ति द्वारा या उसके निर्देशन में व्यवसाय के लिए प्रयोग में लिया जा रहा माल निजी प्रयोग के लिए लिया जाने लगे या किसी अन्य व्यक्ति को व्यवसाय के अलावा अन्य किसी प्रयोग के लिए उपलब्ध करा दिया जाए, चाहे प्रतिबल लिया हो या बिना प्रतिबल के। अर्थात आपने निजी उपयोग के लिए माल ले लिया तो वो सेवा की आपूर्ति कहलाएगा। यदि कोई व्यक्ति कर योग्य नहीं रहता, अर्थात उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया हो और उसके पास कोई स्टॉक रह जाए, तो उस स्टॉक पर भी जीएसटी लगेगा, जो माल की आपूर्ति माना जाएगा। नंबर 5 है अचल संपत्ति को किराए पर देना, ये सेवा की आपूर्ति कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स, भवन इत्यादि को आप उसके किसी भाग को बेचना चाह रहे हैं, बेचने का इरादा हो और एक बार आप उपयोग के लिए दे रहे हो, तो सेवा की आपूर्ति कहलाएगा। बौद्धिक संपत्ति अधिकार, जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं, उसका अस्थायी हस्तांतरण या उपयोग या उपभोग करने की अनुमति देना, ये सेवा की आपूर्ति कहलाता है। सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर के विकास, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अनुकूलन, उत्थान, अभिवृद्धि संबंधी सेवा की आपूर्ति कहलाता है। किसी कार्य को करने या नहीं करने या किसी कृत्य को करते या स्थिति को सहन करने की सहमति देना, यह भी सेवा की आपूर्ति कहलाता है। नगद स्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले किसी माल को किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करने का अधिकार का हस्तांतरण, चाहे अवधि का उल्लेख हो या नहीं हो, तो इसको भी सेवा की आपूर्ति कहते हैं, क्योंकि आपने उसको यूज़ करने के लिए दिया है। इसके बाद कार्य संबंधी सेवाएं, धारा 2/119 के तहत कार्य संविदा संबंधी सेवाएं, जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सेवा की आपूर्ति कहलाएगा। किसी सेवा के रूप में या किसी सेवा के हिस्से के रूप में या किसी अन्य विधि से खाद्य पदार्थ या मानवीय उपयोग की अन्य वस्तुएं या कोई पेय पदार्थ, मानवीय उपयोग की मादक शराब को छोड़कर के रूप में माल की आपूर्ति। ऐसी आपूर्ति या सेवा नगद स्थगित भुगतान
या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले में हो तो सेवा की आपूर्ति कहलाएगा। अनिगमित संस्था या व्यक्तियों के निकाय द्वारा अपने किसी सदस्य को नगद, स्थगित भुगतान, अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले माल की आपूर्ति, इसे माल की आपूर्ति बोला जाएगा। नेक्स्ट, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्हें आप माल की या सेवा की आपूर्ति नहीं मानी जाती, जिसमें सबसे पहला है कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता को अपने नियोजन के दौरान या नियोजन के संबंध में सेवाएं देना। किसी के यहाँ नौकरी करना तो ये सेवा थोड़ी है, इसलिए इसे आपूर्ति नहीं माना जाएगा। तत्समय प्रभावी किसी कानून के तहत किसी न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा सेवाएं देना, यह भी सेवा नहीं कहलाएगा, आपूर्ति नहीं कहलाएगा। संसद के सदस्यों द्वारा या संविधान के प्रावधानों के तहत अनुसरण करने वाला किसी व्यक्ति द्वारा, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार द्वारा, इनके द्वारा दी गई सेवाएं आपूर्ति नहीं कहलाती। नंबर 4, दाह संस्कार, कब्रिस्तान, शवगृह सेवाएं जिनमें मृतक का परिवहन भी शामिल हो, ये भी आपूर्ति नहीं कहलाती। भूमि का विक्रय या भवन का विक्रय, अर्थात भवन के विक्रय की दशा में अनुसूची सेकंड के पैराग्राफ 5 का वाक्य ब लागू नहीं होगा। लॉटरी, शर्त और जुए को छोड़कर अभियोग योग्य दावे, अर्थात इन तीनों को छोड़कर जो अभियोग योग्य दावे हैं वो आपूर्ति नहीं कहलाएगी, परंतु लॉटरी, शर्त और जुए के अभियोग योग्य दावे आपूर्ति कहलाएंगे। गैर कर योग्य क्षेत्र में एक स्थान से गैर कर योग्य क्षेत्र में दूसरे स्थान पर माल की आपूर्ति करना, ऐसा माल भारत में प्रवेश नहीं करे, ये ध्यान रखना है, भारत में प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो ये आपूर्ति नहीं माना जाएगा। नंबर 8, घरेलू उपभोग के लिए निकासी के पूर्व किसी व्यक्ति को वेयर हाउस में रखे हुए माल की आपूर्ति तथा भारत के बाहर स्थित उद्गम स्थान के बंदरगाह से माल के भेज दिए जाने के बाद, परंतु घरेलू उपभोग के लिए निकासी के पूर्व प्रेषिती द्वारा माल के स्वामित्व के दस्तावेजों पर पहचान करके किसी अन्य व्यक्ति को माल की आपूर्ति करना, यह भी आपूर्ति नहीं माना जाएगा। सार्वजनिक सत्ता के रूप में गतिविधियां एवं व्यवहार, जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी गतिविधियां एवं व्यवहारों को जिनमें केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, कोई स्थानीय सत्ता सार्वजनिक सत्ता के रूप में लगी हुई हो, इस अधिनियम के तहत न तो माल की आपूर्ति माना जाएगा, न ही सेवा की आपूर्ति माना जाएगा। जैसे इसमें कहा गया है कि 30/9/2019 की अधिसूचना के अनुसार लाइसेंस शुल्क, आवेदन शुल्क या अन्य किसी नाम से प्राप्त प्रतिफल के बदले में राज्य सरकार द्वारा शराब की बिक्री के लाइसेंस की स्वीकृति की सेवाएं को न तो राज्य सरकार द्वारा माल की आपूर्ति माना जाएगा और न ही सेवा की आपूर्ति। इस प्रकार हमने पढ़ा कि कौन सी चीज़ें माल की आपूर्ति होती हैं, कौन सी चीज़ें आपूर्ति नहीं होती। अब कुछ उदाहरण हैं, जैसे एक ऑटोमोबाइल व्यापारी ने एक व्यक्ति को एक स्कूटर 60,000 में उसके निजी प्रयोग के लिए बेचा। स्कूटर की खरीद पर व्यापारी ने इनपुट कर जमा का लाभ लिया था, तो ये आपूर्ति माना जाएगा क्योंकि इनपुट कर जमा ले लिया था। एक पंजीकृत व्यापारी ने सार्वजनिक कंपनी के 100 अंश एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी को 2 लाख में बेचे, क्योंकि अंश माल नहीं होते इसलिए इसे आपूर्ति नहीं माना जाएगा। एबीसी लिमिटेड ने अपने 10 पुराने स्कूटर एक पुण्यार्थ स्कूल को स्थायी रूप से दे दिए, जिनके लिए कोई प्रतिफल नहीं प्राप्त किया। इन कंप्यूटरों पर उन्होंने इनपुट कर जमा प्राप्त कर ली थी, तो अगर इनपुट कर जमा प्राप्त कर ली थी तो बिना प्रतिफल के लिए भी ये आपूर्ति माना जाएगा। मोहन एसोसिएट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सोहन प्राइवेट लिमिटेड को प्रबंध सलाह सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें मोहन एसोसिएट को नियंत्रण करने का अधिकार है। इन सेवाओं के लिए मोहन एसोसिएट द्वारा कुछ भी वसूल नहीं किया। यहाँ पर ये संबंधित व्यक्ति हैं और संबंधित व्यक्ति द्वारा सेवाएं प्राप्त करना ये आपूर्ति माना जाएगा। XYZ मोटर लिमिटेड ने बिरला कार लिमिटेड को अपने लिए कारों की बिक्री के लिए
एजेंट के रूप में नियुक्त किया और उस एजेंट को इन्होंने कार दी और उनसे कारें प्राप्त की, तो ये भी संबंधित व्यक्ति के रूप में माने जाएंगे और बिना प्रतिबल के लिए आपूर्ति मानी जाएगी। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि आपूर्ति क्या होती है, आपूर्ति के क्षेत्र क्या होते हैं, किन को हम आपूर्ति मानते हैं और किन को आपूर्ति नहीं मानते। धन्यवाद मित्रों।